नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2024 में पूछी गई थी। अब देखो, इसका जो दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में जो खंड अ है, इसमें समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं 50 क्वेश्चन को हम इस PYQs में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर वन है, कह रहा है पुरातात्विक स्थल जो कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका गुजरात में। अब देखो, सिंधु घाटी में बहुत से स्थल खोजे गए थे और वो आज के प्रेजेंट समय में कहाँ कहाँ पे हैं वो आप लोग यहाँ पे राज्य देख सकते हो। जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये गुजरात में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र और रोपड़ जो था ये आपका पंजाब में। अब देखो, जो आलमगीरपुर था ना, ये आपका पूर्व में स्थित सबसे लास्ट स्थल था। ठीक है। और फिर वहीं आपका जो मांडा है, ये उत्तर में स्थित सबसे लास्ट स्थल था। जो हड़प्पा था ना, जैसे मान लो ये कुछ इस तरह से था। ठीक है। अब देखो, एकदम नॉर्थ में कौन था? आपका मांडा। एकदम पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सबसे पश्चिम में और सबसे दक्षिण में कौन सा दो स्थल था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जो दिगंबर संप्रदाय है वो है जैन धर्म से संबंधित। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। दो संप्रदाय बन गए थे, एक दिगंबर एक श्वेतंबर। कह रहे लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद हो गया था और इसकी वजह से इस धर्म के दो संप्रदाय, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। अब दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ठीक है। और श्वेतंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये थे स्थूल भद्र। कह रहे जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर तो कौन थे? ये थे ऋषभ देव। और वहीं 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये थे पार्श्वनाथ। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, वो है त्रिपिटक। अब देखो, त्रिपिटक में तीन पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की जो भाषा है ये पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। ठीक है। कह रहा है कि कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। ठीक है। ये आत्मा को नहीं मानता है, बट कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। कह रहा है आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनक यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? यजुर्वेद को। अब देखो, कह रहा है यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। जब यजुर्वेद आया तो उसी समय जितने भी कर्मकांड थे ये सब हमको उस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। कह रहा है इसमें हम देखेंगे कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। और इसमें यज्ञों के नियम, ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि का वर्णन, ये सब चीजें मिलती हैं। यह एक ऐसा वेद होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब देखो, जो ऋग्वेद था ना वो सिर्फ पद्य में था, गद्य में नहीं था। बट जो यजुर्वेद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद किसको कहा गया है? जिस जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें 10 मंडल है, 128 सूक्त है एवं लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। कह रहा है इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि कहलाता है या फिर होत्र कहते हैं। वहीं सामवेद में यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले गान होते हैं या फिर मंत्र होते हैं उनका संकलन है। फिर कह रहा है कि इसके पाठकर्ता को हम उद्गाता बोलते हैं तथा अथर्ववेद तथा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है। तो सामवेद में 731 सूक्त
और 6000 मंत्र है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो चौगान खेलने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी, ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक का। कह रहा है ये 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाला था और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, जब ये लाहौर में चौगान, अब चौगान क्या होता है, पोलो होता है ना, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, तो उसी से घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। अब ऐबक की मकबरे की अगर बात करें तो ये लाहौर में स्थित है। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास था और ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुवत्तुल इस्लाम का निर्माण भी करवाया था। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। कह रहा है जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी, पहले वहां विष्णु मंदिर था, फिर उसी के स्थान पे कुवत्तुल इस्लाम मंदिर बनाया गया था। कह रहा है कि अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का भी निर्माण इसने कराया था। कुतुबुद्दीन को हम लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला और कुरान ख्वा यानी कि सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ने वाला भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या थी वो कितने महाजनपद बन गए थे। तो वो है आपके 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था और ये 16 महाजनपद जो थे ये पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल गंगा घाटी के 16 जनपद थे। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख आप देखोगे कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस में है। तो आपको हमेशा देगा कि बौद्ध ग्रंथ के कौन से निकाय में है और जैन ग्रंथ के कौन से सूत्र में है। कह रहा है इन 16 महाजनपदों में मगध, जिसको हम गिरिव्रज की राजधानी थी उसकी, फिर वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है। कह रहा है प्राचीन भारत में राज्य एवं प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। तो आपको समझ में आ गया ना कि महाजनपद किसको कहते थे उस समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो ये मारा गया था बाबर के द्वारा। हम सब जानते हैं कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था और बाबर विजयी हो गया था। उसी के बाद से इंडिया में मुगल समाज की नींव डली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो ये खानवा के युद्ध में जीतने के बाद। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को और इसमें बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। और इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने दिया था। ठीक है, 3-4 लोगों ने राणा सांगा का साथ दिया था इसमें। इसमें कह रहा है कि अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। और कह रहा है कि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने कहाँ का राज्य स्थापित किया था। तो ये दिल्ली के राज्य को स्थापित किए थे। कह रहे अनंग पाल तोमर 1736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना करते हैं और अनंग पाल राजपूत वंश से संबंधित थे। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो ये इन्होंने कराया था सेंट एंजेलो फोर्ट का। अब सेंट एंजेलो फोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल के कन्नूर नगर में स्थित है और इसका निर्माण 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कराया था। कह रहा है पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया था। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था और वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई है तुर्की में, क्योंकि ये तुर्क थे तो इसीलिए इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखा है। अब देखो, इसका नाम है तुझ के बाबरी। अगर पूछा जाए कि बाबर का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो यह है तुझ के बाबरी। ठीक है। अब देखो, तुझ के बाबरी को हम तुर्क लैंग्वेज में तुझ के बाबरी बोलते हैं, बट ऐसे हम बाबरनामा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। तो ये हारे थे 1757 ईस्वी में। कह रहे प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, जिसमें अंग्रेजों के जो सेनापति थे वो था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। और क्या हुआ था
इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी कर दिया था। देखो जो मीर जाफर था ना, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसने इसको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का तो नवाब बना दिया बाद में, लेकिन सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो वो था हैदराबाद आपका। कह रहा है भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा अगर सामंती राज्य की बात करें तो वो था हैदराबाद। और स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में हुआ था, इसी के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो देखो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, बल्कि आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा, इन सब का निर्माण अकबर ने कराया था। जबकि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसकी निर्माण शाहजहां ने कराया था। फिर 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे, इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के लिए अध्ययन के लिए किस कॉलेज की शुरुआत की थी? तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। कह रहा है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम है संस्कृत कॉलेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं आपके जे ए हिक्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो जालियांवाला युद्ध लड़ा गया था 1849 में। अब देखो 1848 से 1849 के दौरान यह युद्ध हुआ था, जिसमें जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ था, जो कि अनिर्णायक रहा। ठीक है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर नेक्स्ट है, सूर्य एवं या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य एवं अन्य तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें आप देखोगे कि इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, ये आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने किया था सबसे पहले। तो उस समय बहादुर शाह जफर दिल्ली में सुल्तान थे। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। तो ये वही क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो थे ना, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, ये अंतिम मुगल सम्राट भी थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। और बहादुर शाह जफर की की बात करें तो ये 7 नवंबर 1862 को कहाँ पे हुआ था? रंगून, म्यांमार में हुआ था। क्योंकि इसके बाद जब ये विद्रोह शांत हुआ था, तो इनको उठा के यहाँ से रंगून भेज दिया गया था, जहाँ बाद में इनकी बेटों को तो पहले ही वहाँ भेज के हत्या करा दी गई थी, और बाद में इनको भी वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि किसकी पृथ्वी का निकटतम तारा है? अब देखो यहाँ पे जो सूर्य है ना, ये सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, और यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा है, बट अगर हम इसको जियोग्राफी के टर्म ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये उसके लिए बहुत कम है। क्योंकि जियोग्राफी में 2-4 साल, करोड़, ये बहुत छोटे मोटे टाइम पीरियड होते हैं। कह रहे हैं यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे रखा है। यह सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अवसर पर चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स होता है? तो ये होता है पूर्णिमा के अवसर पे। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स हमेशा पूर्णिमा यानी कि फुल मून की रात को होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी के बीच पृथ्वी आ जाती है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी की वजह से पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ये पूछता है कि किसके किसके बीच कौन आ जाता है। तो आप सपोज करो यहाँ सन है, यहाँ आपका मून है, और इसके बीच में अगर अर्थ आ जाएगा, ठीक है, मैं अर्थ को थोड़ा सा छोटा बना दिया, सपोज करो यहाँ अर्थ आ गया, तो अब जो सन की रेज है, अब देखो मून की तो अपनी रेज है नहीं, कोई लाइट है नहीं, तो सन की लाइट ही आती है मून पे, बट बीच में कौन आ गया? अर्थ। तो सारा का सारा लाइट अर्थ पे आ जाएगा।
तो मून तो दिखेगा ही नहीं, कहीं से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण बोलते हैं हम इस सिनेरियो को। तो आप लोग याद रखोगे कि किसके बीच में कौन आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था या फिर किन वर्षों में हुआ था। तो ये हुआ था 1921 से लेके 22 के बीच में। मोपला कौन थे? ये केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहाँ जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। और जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? लगान की उच्च दर, नाराजना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली करना इत्यादि इस विद्रोह के बहुत से कारण थे। इस विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? वो थे अली मुस्लियार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना जाता है? तो ये 180 डिग्री को माना जाता है। कह रहा है देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल यानी कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। ये मिलाते हुए खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये ग्लोब पर अर्ध वृत्ताकार रूप में है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है ये 360 है। इनमें से 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। जबकि जो 0 डिग्री ये है देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को कहा जाता है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कह रहा है ये ज्ञात हो कि 0 डिग्री देशांतर के प्रति डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल समझ लो। जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है और ये इंग्लैंड की ग्रीनविच से होके गई है। फिर इसके बाद जैसे जैसे 1 डिग्री पे आओगे, 2 डिग्री पे आओगे, 3 डिग्री पे आओगे, तो हर एक डिग्री पे जाते जाते 4 4 मिनट बढ़ जाता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो इसी तरह से 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। जैसे मान लो यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है। तो जो यहाँ पे टाइम होगा ना, अब जैसे मान लो यहाँ पे 7 बजा है अभी, ठीक है। यहाँ पे कितना बजा है? 7 बजा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 6 बजा होगा अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे 1 घंटे का गैप है ना। ये 1 घंटे का यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो उसी तरह से है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में उसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 60 मिनट का गैप आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मुंबई की प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी ये 1867 में किया गया था। और किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। इनकी प्रेरणा से, सॉरी, यहाँ कह रहा है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था इसकी स्थापना। इनके अन्य सदस्य जो थे ये थे महादेव गोविंद रनाडे, GR भंडारकर और नारायण चंद्र वर्कर, ठीक है। इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एकेश्वरवाद को बढ़ाना। देखोगे आजकल हिंदू धर्म में क्या है कि बहुएश्वरवाद है, बहुत से यहाँ पे देवी देवताओं को माना जाता है। बट इसका क्या उद्देश्य था? एकेश्वरवाद, मतलब केवल एक ही ईश्वर है। कह रहा है जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना। उस समय बहुत कम, आप देखोगे बाल विवाह बहुत ज्यादा थे, तो ये उसके बारे में। फिर कह रहे कि विधवा विवाह तथा धर्म की कुरीतियों रूढ़ियों से मुक्त करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने 1784 में किया था। कह रहा है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने इस चीज की स्थापना की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जो दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। अब देखो, भारत देश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। केरल प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये तमिलनाडु के केप कैमुरिन यानी कि कन्याकुमारी है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा मेन इंडिया का लैंड है। यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया। तो जो बिल्कुल मेन लैंड पे एकदम लास्ट वाला पॉइंट है ना दक्षिण, ये है आपका केप कैमुरिन, जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें निकोबार का, जो मेन लैंड से हट के है, बट ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है। तो वही कह रहा है कि अगर हम मेन लैंड से हट के बात करें कि भारत का एकदम दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, केप कैमुरिन या फिर कन्याकुमारी यहाँ पे है। फिर कह रहे हैं सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। अब देखो एकदम पूर्व में इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पूर्व में कौन है? किबुथु, ठीक है। सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। अब गुजरात इधर साइड, इस साइड है, तो पश्चिम साइड में
आपका क्या होगा, गुहार मोती होगा। और फिर सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो यह है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी ओडिशा में है, जो कि 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो जो मथुरी लोक नृत्य है ये तेलंगाना में प्रचलित है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोक नृत्य हैं और उसके राज्य हैं। खल्लम ये मिजोरम में बहुत प्रसिद्ध है। फुगड़ी ये गोवा में है। छऊ नृत्य ये झारखंड में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो दोदा बेटा है ना, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र स्थल से 2637 मीटर ऊपर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो हम मौलिक कर्तव्य लिए हैं ना, ये सोवियत संघ से लिए हैं। और जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। अब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको अपनाया गया था। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत शुरू से ही नहीं था, ठीक है। शुरू के टाइम जब ये लॉन्च हुआ था उस समय नहीं था, ठीक है। बाद में इसको हमने ऐड करके इसमें शामिल किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो यह है जो जनसंख्या वृद्धि होती है इसकी मांग नहीं होती है, ठीक है। बल्कि निर्यात हो गया, पूंजीगत माल हो गया, आयात हो गया, इन सब की मांग होती है। बट जनसंख्या वृद्धि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका नागालैंड का। अब देखो, महाराष्ट्र एवं गुजरात को भी कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं जो कि अनुच्छेद 371 में है। फिर नागालैंड का 371 के ए में है, असम का 371 के बी में है, फिर मणिपुर का सी में, फिर आंध्र एवं तेलंगाना का डी में है। तो इसको आप लोग एक बार देख लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा की बराबर होती है। तो जो संतुलन कीमत है ना, ये वह कीमत होती है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। न ज्यादा उसका सीपी होता, न ज्यादा उसका एसपी होता, बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? संतुलन कीमत। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि 263 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया जा सकता है। फिर 261 में क्या है? इसमें सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहों का उल्लेख किया गया है। फिर 262 में है, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जो जल का उपयोग है, इसका वितरण, नियंत्रण, इन सब संबंधित विवादों की संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। तो जब भी आप देखोगे कि नदी के पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद होता है, तो वो फिर कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर संसद उसका निवारण कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नृत्य शैली छरई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो देखो, जब भी भारतीय संविधान का कोई भी भाग पूछेगा और ये नागरिकता से होगा, तो ये भाग दो में है, ठीक है। अब देखो, भाग वन में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग तीन में मौलिक अधिकार आ जाते हैं। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए और ध्यान से इसको नोट करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी ये आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दबाव को किससे मापा जाता है? तो दबाव को हम मापते हैं बल एवं क्षेत्रफल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का क्या संबंध है? तो इसका संबंध है आपका, देखो, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इसमें 273 केल्विन होता है। तो आप इसी हिसाब से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के मूल अधिकारों के कौन से अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है? तो यह है अनुच्छेद 15 के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे हैं, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट है,
पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है ये मकाऊ की मुद्रा है। अब मकाऊ कहाँ पे है? थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में इसको ढूंढने की कोशिश करोगे। कह रहे हैं मकाऊ का जो मुद्रा है ये पटाखा है। पनामा की बात करें तो बाल्बोआ यानी कि यूएस डॉलर। फिर लाओस कीप है। फिर मैक्सिको का पेसो है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है आपका 6.022 गुणे 10 पे 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है माले किस देश की राजधानी है? तो यह है मालदीव की। मालदीव की राजधानी मौले, मॉरिशस का पोर्ट लुइस, मलेशिया का कुआलालंपुर और फिर लक्षद्वीप का कवरत्ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलियन से मास प्रतिशत के जरिए मास का संग्रहण कितना परसेंट होगा? तो ये होगा आपका 25% के आसपास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीनताजन्य रोगों का यानी डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। अब देखते हैं हम कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। इसमें आपका होता है रतौंधी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। फिर बी 12 से साइनोकोब्लामिक्स इसका रासायनिक नाम है और इससे रक्त लपता होता है। ठीक है। फिर विटामिन 3 से क्या होता है? टेफोफेरॉल ये रासायनिक नाम है और इससे बंध्यता होता है। फिर विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल जो कि इसका रासायनिक नाम है और इससे रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें हाथ पैर इधर उधर मुड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जंतु रोग है? तो ये है आपका डिप्थीरिया। अब देखो, यहाँ पे रोग दिया है और जीवाणु के नाम दिए हैं। तो टिटनेस आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटोनी से होता है। हैजा ब्रिवियो कोलेरा। फिर डिप्थीरिया कैरियन बैक्टीरिया डिप्थीरिया। फिर टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि खसरा मॉर्बिलियस वायरस वायरस के संक्रमण से तथा छोटी जो चेचक होता है ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होने वाले रोग है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा पौधा का नर प्रजनन अंग है? तो ये है आपका पुंकेसर। कह रहा है पुष्प का जो अंग, सॉरी मैं इसको टिक कर देता हूँ। पुष्प का जो नर अंग पुंकेसर यानी कि स्टैमेन कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मों को बनने में मदद करता है और परागणों यानी कि पॉलन ग्रेन्स में पाया जाता है। जबकि वर्तिका स्टाइल में वर्तगृह यानी कि स्टिग्मा और अंडाशय यानी कि ओवरी तीनों मादा जन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भाग है। तो मादा जनन तंत्र को जयांग यानी कि जैनोसियम कहते हैं। अब देखो फ्लावर में ना, एक ही फ्लावर में ये सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें मेल पार्ट्स भी होता है और उसमें फीमेल पार्ट्स भी होता है। तो ये उसी से रिलेटेड पूछा गया है यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो का जो भी ये पीडीएफ है ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से भी जाके इसको पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।